गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन की डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 13 अगस्त 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की वेबसाइट से तथा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास लास्ट तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और यदि ये क्लास परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया टू हैव सैटेलाइट फोन। हाल ही में कौन सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? इसका सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए, विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है, जो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में, और क्या क्या करेगा ये सैटेलाइट फोन से क्या होगा वो देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में लगे एजेंसियां प्रशासन के द्वारा बाढ़ जैसी आपात स्थिति और अन्य शिकार विरोधी उपायों को अपनाने हेतु सैटेलाइट फोन का प्रयोग किया जाएगा, और इस सैटेलाइट फोन का उपयोग आम लोगों के लिए वर्जित है। चलिए अब कुछ देखते हैं हम लोग। असम का ये राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो असम से संबंधित और राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण हाल ही में करंट अफेयर्स में कुछ पॉइंट्स रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूरे चांस हैं कि पूछे जाएंगे। देखिए, हाल ही में, पहले ये देखिए, हाल ही में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। उसके कुछ ही दिन बाद फिर से एक और राष्ट्रीय उद्यान है डिहिंग पटकई, असम का ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और इससे पहले असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान था। कौन कौन? तो वही एक काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग एंड दिबू साइखोवा, ये 5 पहले से थे। 6ठा बन गया रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, और 7वां डिहिंग पटकई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हिंदी में कहिए। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में हो गए। इसी के साथ असम भारत का तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है, और सबसे ज़्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और इसके साथ ये भारत में पहले स्थान पर है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान के लिए। और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और उसके बाद ये असम हो गया तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य। और असम में है तो असम का राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। तो ये रहा इतने एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें। अब ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का राजधानी 2 ठो है, एक अमरावती जो लेजिस्लेटिव है विधायी, और विशाखापट्टनम 3 ठो है उसका, सॉरी 2 मैंने बोल दिया था, 3 है। एक अमरावती लेजिस्लेटिव विधायी जिसको कहेंगे, और विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है कार्यपालिका, और कुर्नूल एक तीसरा उसका राजधानी है, जुडिशियल है अर्थात न्यायिक है। तो 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश का। और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। चलिए, और नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो ये बिहार में है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और राजधानी बिहार का पटना है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, और राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट, वो भी संबंधित डाटा से, और ऑप्शंस में भी उतने फैक्ट्स, ये आपको केवल एक प्रश्न से मैंने आराम से आपको बताया। और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा इस तरह का क्लास। अगर पसंद आया है तो क्लास के अंत में क्लास को जरूर अन्य ग्रुप और सोशल मीडिया आपका जहाँ जहाँ पहुँच है वहाँ से शेयर जरूर करेंगे, ताकि टार एजुकेशन का फैमिली बढ़े, हम लोग का सहयोग हो आपके एक छोटी सी प्रयास से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है? तो ये बना है इंदौर।
भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है ये, चौथी बार इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। चलिए देखते हैं और बाकी चीज़। भारत का सबसे स्वच्छ शहर वही इंदौर देश का पहला वाटर प्लस शहर बन गया है। चौथी बार इसको स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है, मैंने बताया ही। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट उन शहरों को दिया जाता है जो ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूरा करते हैं। और ODF क्या होता है? ओपन डिफिकेशन फ्री, जानते हैं आप लोग, हिंदी में इसको खुले में शौच मुक्त इसका होगा। तो ODF इस आधार पर ये वाटर प्लस शहर का दर्जा इसको दिया गया है और ऐसा बनने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। और पहला शब्द जब लग गया तो वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये। बाकी ऑप्शन देखिए, भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर जो है 100% 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। पूरी पूरी अच्छा, ये तो शहर बन गया है। एक चीज़ और मुझे याद आया अभी, ये तो भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जो 100% टीकाकरण को पूरा कर लिया है अपने क्षेत्र को। एक गांव भी है, भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों का 18 वर्ष से ऊपर जो भी हैं सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया। वो है वेयान गांव। वेयान गांव जो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का एक गांव है। ये भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है। और भुवनेश्वर पहला शहर बन गया है 100% टीकाकरण को पूरा करने वाला। तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, पूरी क्यों न्यूज में है? तो गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है कौन? तो पुरी। ये भी पहला ऐसा शहर बना है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणवत्तापूर्ण पेयजल का मतलब है कि जहां अब वहां अब लोगों को 24 घंटे सीधे नल से उच्च गुणवत्तापूर्ण वाला जल प्राप्त होगा, जिसे उनको फिल्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर है। अभी तक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन जगहों पर भी, चेन्नई में भी नहीं है, महानगरों में भी नहीं है। अब ये बन गया है पहला ऐसा शहर। मथुरा क्यों न्यूज में है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का घोषणा मथुरा में बनेगा, ऐसा घोषणा किया गया है। उत्तर प्रदेश में है ये। चलिए, तो ये रहे सब ऑप्शन। मध्य प्रदेश में ये तो वाटर प्लस शहर इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का शहर है ये। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है। थीम क्या है इस बार? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का। इंटरनेशनल डे ऑफ यूथ या इंटरनेशनल यूथ डे भी कहेंगे। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक जागरूकता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य युवाओं के आसपास सांस्कृतिक, कानूनी मुद्दों और उनके विकास के लिए ध्यान आकर्षित करना है। इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया था और ये प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के पहल पर मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लीजिए। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सेक्रेटरी जनरल इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए, बाकी ऑप्शन देखिए। 9 अगस्त को क्या हुआ? 9 अगस्त को नागासाकी दिवस हाल ही में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है ये? तो 9 अगस्त 1945 को ही जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिकी सेना द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें लाखों लोग की मृत्यु भी हुई थी। तो और इस जो ये बम गया था, इस बम का नाम था फैट मैन, जो एग्जाम्स में बहुत बार ये सब पूछे भी गए हैं, ध्यान देंगे। और एक और, ये तो नागासाकी दिवस इस कारण ये मनाया जाता है। इस 9 अगस्त के ठीक 6 दिन पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। उसी कारण जापान के ही एक शहर है हिरोशिमा, वहाँ पर भी अमेरिकी सेना द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, उसमें भी लाखों लोग की मृत्यु हुई थी। और उसमें गिराए गए बम का नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस लिटिल बॉय, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस फैट मैन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त को क्या मनाया गया? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। इसी दिन 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू किया गया था, उसी उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। कौन है अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। 7 अगस्त को क्या हुआ? अच्छा, 1 अगस्त को एक और दिवस है, वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस। फेफड़ा का जो बीमारी होता है, बीमारी नहीं इसको आप चलिए, वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस 1 अगस्त को ही वो भी मनाया गया। 7 अगस्त को क्या हुआ? तो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया है। देश में हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 से ही राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा अरेंज किया जाता है, मनाया जाता है पहल पर। तो कपड़ा मंत्री अभी कौन है? श्री पीयूष गोयल हैं। श्री पीयूष गोयल के पास और कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय, और ये सभी पीयूष गोयल के पास है, कपड़ा मंत्री वही हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में DRDO के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका सही जवाब है निर्भय। DRDO के द्वारा स्वदेश निर्मित निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में किया गया है। DRDO ने किया है, इसके बारे में देखिए। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। बाकी ऑप्शन देखिए, आकाश NG ये क्या है? तो DRDO के ही द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसी का नाम है आकाश NG। NG का मतलब है न्यू जनरेशन, आकाश NG। P8I, और ये चलिए इतना ही काफ़ी इसके बारे में। P8I क्या है? तो ये भारतीय नौसेना में हाल ही में एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान को शामिल किया गया है, उसी का नाम है P8I, और इसे अमेरिका के जाने माने एरोस्पेस कंपनी बोइंग से प्राप्त किया गया है। अग्नि प्राइम ये क्या है? तो भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा एक परमाणु सक्षम अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया था, उसी का नाम है अग्नि प्राइम। इसका मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इतना समझ लीजिए, आप कहाँ हैं, वहाँ से 1000 देखिए, 2000 देखिए कहाँ तक जाता है, इतनी इसकी रेंज है, काफ़ी शक्तिशाली है ये, और ये भी DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है। तो ये सभी ऑप्शन हो गए इसमें। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? दोस्तों ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ, जिन्होंने भी कल का क्लास अटेंड किया होगा, ये प्रश्न मैं कल ही करा चुका हूँ। अच्छा प्रश्न था ये, वो मैंने रिपीट कर दिया है, देखिए फिर से। बाकी इसमें ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेंगे। देखिए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक 122वां है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन के द्वारा जारी किया जाता है, और वैश्विक युवा विकास सूचकांक की 181 देशों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो सिंगापुर है, और भारत 122वें स्थान पर। और वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो ये जारी हुआ है, किस आधार पर जारी होता है? तो देश में युवाओं के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के आधार पर ये जारी किया जाता है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 135वां ये रैंक किसका है? तो देखिए, इसको टेक्स्ट फॉर्म में आपको दिखाते हैं, 5वां प्रश्न। बाकी भी मैंने टेक्स्ट फॉर्म में रखा है, लेकिन सब मुझे याद था, इसलिए आपको दिखाया नहीं, सीधे बोल के बताया। तीसरा प्रश्न है, चौथा, 5वां। देखिए 135वां जो ऑप्शन में है ये क्या है? ये किसमें है? तो 15वें ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का ये रैंक है 135वां, और इस सूची में आइसलैंड पहले स्थान पर है। पहले स्थान का मतलब क्या हुआ कि ये विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश अभी है, और ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 15वां है। भारत 135वां हो गया, पहला आइसलैंड हो गया। और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का, ये इस लिस्ट में सबसे नीचे है, तो दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है अफगानिस्तान। तो ये सूची आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया 142वां। ये क्या है? ये हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया था, जिसमें भारत का रैंक 142वां है। बाकी देखिए, इसमें लगातार दूसरे बार ये 142वें स्थान पर भारत बना है। शीर्ष स्थान पर इसमें लगातार 5वीं बार ये नॉर्वे आया है, और इस सूची में सबसे नीचे 180वें स्थान पर इरिट्रिया है, और चीन जैसा देश देखिए 170 देश हैं, 80 देश हैं इसमें, जिसमें से उसको रैंक मिला है 177। समझ सकते हैं वहाँ मीडिया कर्मियों का क्या स्थान है उस देश में। अच्छी स्थिति तो अपने भी देश की नहीं है, 142वें स्थान पर है। चलिए, तो भारत का रैंक किसमें? 142 है, किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। तो ये हो गया। 10वां रैंक क्या है ये? तो वैश्विक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत 10वें स्थान पर, और USA पहले स्थान पर है। चलिए आगे दोस्तों, डेली मैं आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतने सारे ग्रुप होंगे आपके पास सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहाँ कहाँ कितने आपके सभी पहुँच होंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो आप लोग से पुनः आग्रह है, नम्र निवेदन है कि यूट्यूब का ये जो सेशन कराया जा रहा है डेली करंट अफेयर्स का, इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हम लोग का फैमिली बढ़े और पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। क्योंकि इतने कम व्यूज आ रहे हैं, जो कि इतने दिन से इस चैनल पर मेहनत किया जा रहा है, उस हिसाब से अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए। आज भी मैं 5 ही प्रश्न को MCQ फॉर्मेट में बनाया हूँ, बाकी अन्य भी महत्वपूर्ण अभी और क्वेश्चंस हैं, आप बने रहिए। इसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही देखेंगे, लेकिन 1 लाइनर फॉर्म में फटाफट। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आग्रह है आप लोग से। देखिए,
आगे है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो 136। पहले जो था 19-20 में रिपोर्ट जारी हुआ था, उसमें 141 अरबपतियों की सूची थी, अरबपति थे हम लोग के देश में। अभी 136 लोग ही अरबपति की सूची में हैं, तो कम हुआ है कुछ। इधर तो कोविड-19 के कारण ही ये प्रभाव पड़ा होगा, अन्य भी कारण हो सकते हैं। तो ये हुआ, वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। निर्मला सीतारमण अभी वित्त मंत्री हैं। चलिए अगला देखिए, हाल ही में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है अभी? श्री मनोज सिन्हा, इनके द्वारा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के बंगस घाटी में बंगस आवाम मेला का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वही हैं, श्री मनोज सिन्हा। राजधानी दो ठो है, जम्मू विंटर सीजन के लिए, श्रीनगर समर सीजन के लिए। 8वां प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अजीत डोभाल के द्वारा। अजीत डोभाल अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हम लोग के भारत के। और इस पुस्तक का विमोचन, ये जितना टेक्स्ट है मैं इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख ही रहा होगा, मुझे जब दिख रहा है तो उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वही अजीत डोभाल के द्वारा लिखा गया है, और केजे अल्फोंस जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा एडिट किया गया है। इस पुस्तक में मोदी सरकार के पिछले 7 वर्ष में देश के विकास में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, योजनाएं और विभिन्न चुनौतियों, फेस की गई चुनौतियों के बारे में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये एक समय था भारत में ये छाया हुआ था, फिलहाल तो इसको, चलिए पहले प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली मोबाइल ऐप बन गया है? ये टिकटॉक जो कि भारत में पूर्ण रूप से इसको बंद कर दिया गया है, और चाइनीज़ कंपनी है ये, इसकी इसलिए चाइनीज़ ऐप है। चाइनीज़ ऐप में एक बार 52, एक बार 58, उसके बाद सैकड़ों ऐप्स जो है बंद किया गया था भारत सरकार के द्वारा। देखिए, निकेई एशिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक अब फेसबुक को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप बन गया है। और ये चाइनीज़ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, मैंने बताया ही था। और टिकटॉक को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत में, ये भी पॉइंट हो गया। चलिए अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? कमलेश कुमार पंत को। NPPA अर्थात नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्हीं के अंडर में सभी दवाओं का रेंज जो है, प्राइस है वो, उसका कभी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, एक लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, जिससे कि कंपनियों को भी हानि ना हो। ये सब निर्धारण इसी प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। इसी के अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत बने हैं। अगला है, हाल ही में किस दिन विश्व हाथी दिवस मनाया गया? ये भी 12 अगस्त को ही मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ऊपर हम लोगों ने देखा, और यह हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को ही। हाथियों के बेहतर सुरक्षा संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2012 में मनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा कौन सी हस्तशिल्प परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो उज्ज्वल आवाहन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है अभी? रामेश्वर तेली हैं। पहले थे श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि अब शिक्षा मंत्री बन गए हैं। तो अभी हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री रामेश्वर तेली के द्वारा ONGC समर्थित हस्तशिल्प परियोजना, उसी का नाम उज्ज्वल आवाहन, यहाँ पे हिंदी में आकार छूट गया है, का शुभारंभ किया गया है। इसमें क्या होगा? तो इसके द्वारा हथकरघा हस्तशिल्प में असम के शिव सागर के भटियापार के एक जगह है वहाँ का, के सैकड़ों कारीगरों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ONGC के सहयोग से है ये, तो देखिए उसके बारे में। ONGC अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 14 अगस्त 1956, मुख्यालय दिल्ली है, और चेयरमैन सुभाष कुमार है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए आज का, हाल ही में RBI ने किसे डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका जवाब कल ही मैंने बताया था आप लोग को, और वेबसाइट पर परसों ही इसको मैंने दे दिया था। जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दें, उम्मीद करूंगा आप लोग को याद होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस चीज़ को मैंने कई बार बीच में रिपीट भी किया, अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमें भी कुछ चाहिए, क्योंकि जब आप लोग का संख्या ही नहीं बढ़ेगा, व्यूज नहीं बढ़ेगा, तो इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, और पहले से सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेल आइकन भी साथ में दबा दें, जिससे कि आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और अन्य डेली क्लास
का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, ये रहा आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।